हेलोजन व्युत्पन्न में हम एल्किल हैलाइड, एराइल हैलाइड पढ़ने के बाद में हम देखेंगे आगे हेलोजन व्युत्पन्न जो हैं फ्रियोन, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। फ्रियोन CFC कहा जाता है उनको शॉर्ट में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है ये परिभाषा अगर उसकी देखी जाए तो पॉली क्लोरो फ्लोरो कार्बन है। इसका मतलब ये कार्बन जो एल्केन है उसके सभी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्लोरो और फ्लोरो जुड़ गए हैं, इसलिए हम कहेंगे पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन व्युत्पन्न। एल्केन व्युत्पन्न को फ्रियोन कहेंगे। तीनों चीज़ें आ गई इसमें, ये क्लोरो फ्लोरो और एल्केन यानी कि कार्बन, पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन व्युत्पन्न को हम क्या कहेंगे? फ्रियोन। फ्रियोन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। एक बार ये वायुमंडल में अगर प्रवेश कर जाएं तो ये ओजोन परत जो है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। अब इनका निर्माण कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम व्यापारिक नाम पायरीन है, CCl4 की अभिक्रिया HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में SbCl5 के साथ में अभिक्रिया करवाई जाए तो यहाँ से क्लोरीन जो है प्रतिस्थापित होगी CCl3F प्लस HCl, या उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CFCl3। इससे आगे और इसकी अभिक्रिया करवाई जाए CFCl3 प्लस HF तो CF2Cl2 प्लस HCl, ये फ्रियोन है, ये फ्रियोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो हुआ इनका प्रिपरेशन। ये फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है रंगहीन, गंधहीन और ये वाष्पशील है, यौगिक है। अब आगे हम इनका ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये फ्रियोन जो है क्या वास्तव में, और उसका नामकरण कैसे करते हैं, IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। CFCl3 जैसे एक ये फ्रियोन है, एक कार्बन है उसके अंतर्गत, और CF2Cl2 है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने लिखे हैं ये C2F2Cl4। अब देखो ये तो फॉर्मूले हैं, ऐसा आपको सूत्र दिया गया है फ्रियोन का, और उसका हम IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, उनका नामकरण कैसे करेंगे। तो बच्चों इसके लिए
मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ एक्स, वाई और जेड के आधार पे। देखिए, एक्स का मतलब क्या है, वाई का मतलब क्या है और जेड का मतलब क्या है। इस सूत्र में ये एक्स, वाई और जेड क्या बता रहा है। तो एक्स बराबर ये कार्बन परमाणु से संबंधित है और एक्स ज्ञात करने के लिए जितने भी कार्बन परमाणु हैं C-1, उस फ्रियोन में जितने भी कार्बन परमाणु हैं उसमें से एक घटाने पर हमें x प्राप्त होगी, x प्राप्त होगा। और y क्या है, जितने भी उस फ्रियोन में हाइड्रोजन हैं उस हाइड्रोजन के साथ में +1 करो। ये हो गया नंबर 2। तीसरा जेड, जेड का मतलब है कि उसमें कितने फ्लोरीन परमाणु हैं, फ्लोरीन F परमाणु की संख्या। इसको ध्यान से, इन तीनों को x क्या है C-1, x हमें मिलेगा जितने भी कार्बन हैं उसमें से एक घटा देना है तो हमें x, y जितने भी उसमें हाइड्रोजन है उसमें एक जोड़ना है, हाइड्रोजन कोई नहीं है तो 0 + 1 तो y की संख्या होगी 1, क्योंकि 0 + 1 = 1। Z बराबर F परमाणु की संख्या फ्लोरीन परमाणु की संख्या है। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल हमें पहले ध्यान करनी है, समझनी है। और ये जब हमें पता है कि इस सूत्र का नाम हम x, y, z संख्या को ज्ञात करके लिखेंगे, IUPAC उसका नामकरण जो है वो इससे हम लिखेंगे x, y और z। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इन तीन फॉर्मूले के अनुसार हम इसको देख लेते हैं। यहाँ x इस तरह से ये खींच लें अपन, और भी लिखते हैं आगे C2F and Cl5। ये इस तरह से यहाँ हम लिखेंगे x C-1, ये लिख दिया, y H+1 एंड z बराबर हो जाएगा F, जितने फ्लोरीन है वो Z हो जाएगा। अब देखिए, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिए हैं, आपके सामने ये रखे हैं, और ये नाम लिख देंगे, क्या नाम इसके अनुसार है बनेगा। तो सबसे पहले इस सूत्र में x ज्ञात करते हैं। x ज्ञात करने के लिए जितने भी कार्बन हैं उसमें से एक घटा देना है। तो इस सूत्र के अनुसार x बराबर कार्बन हमारे 1 है, 1 - 1 बराबर 0, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 0। ठीक, y जितने भी हाइड्रोजन हैं बराबर हाइड्रोजन, इसमें कार्बन हो गया, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 + 1। क्यों 0 क्यों लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन इस फॉर्मूले में है ही नहीं, तो 0 + 1 बराबर y बराबर हो जाएगा ये 1। इसके बाद में z बराबर क्या है, फ्लोरीन परमाणु की संख्या F, तो z बराबर F है, तो z बराबर फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन परमाणु की संख्या है 1। अब इसमें ये x से संबंधित है,
फ्लोरीन जेड से संबंधित है, वाई हाइड्रोजन होता तो हम बताते, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं। और क्लोरीन का इस फॉर्मूले में कहीं जिक्र नहीं है, तो इसके साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, उसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया गया है, इसलिए ये साथ में है। तो Z बराबर हो गया ये अपना 1। अब देखिए फ्रियोन जो है नाम हो गया 0, 1, 1, ये उसका फॉर्मूला हो गया। 0 ये X हो गया, ये Y हो गया और ये Z हो गया। ये ध्यान रहे, कहीं कहीं फ्रियोन 11 भी लिखा हुआ होगा, फ्रियोन 0 नहीं लिखा हुआ 11, ये इसका मतलब X वहां आपको ध्यान रखना है, फ्रियोन 11 में 0 होगा पहले, ये गलती नहीं करें, 0 जरूर होगा। अब देखिए नेक्स्ट C, वहां पर भी X बराबर C माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो X बराबर 0। Y बराबर कोई हाइड्रोजन नहीं इस फॉर्मूले में, 0 प्लस 1, तो Y बराबर मिलेगा 1। एंड Z बराबर F परमाणु की संख्या, तो Z हो गया 2 फ्रियोन 0, 1, 2, या ये लिखा हुआ ऐसा भी है किताब में फ्रियोन 12, पर 0 हमें 0 प्राप्त हो रहा है, अब 0 इसको यहां पे लिखिए। और ये फ्रियोन 12 या फ्रियोन 012 जो है वो सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला फ्रियोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, C2F2Cl4। अब X बराबर C माइनस 1 का देखिए, तो X बराबर जितने कार्बन है 2 माइनस 1, तो X बराबर हमें प्राप्त होगा 1। Y हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 प्लस 1, तो Y बराबर हो जाएगा 1। एंड Z बराबर फ्लोरीन परमाणु की संख्या, तो Z जो होगा वो 2 होगा, और फ्रियोन 1, 1, 2, 1, 1, 2, ठीक, ये हो गया फ्रियोन 1, 1, 2। C2FCl5, C2 है, X बराबर C माइनस 1, तो X बराबर 2 माइनस 1, तो X बराबर होगा 1। Y बराबर तो 0 प्लस 1, क्योंकि हाइड्रोजन कोई नहीं है, 0 है, प्लस 1 सूत्र के अनुसार लिख रहे हैं, तो Y बराबर होगा 1। एंड Z बराबर F, तो फ्लोरीन परमाणु की संख्या है 1, और ये होगा फ्रियोन 1, 1, 1, फ्रियोन 1, 1, 1। इसी प्रकार ये सूत्र है C2F3Cl3, तो X बराबर क्या मिलेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, Y बराबर 1, और Z बराबर मिलेगा 3, क्योंकि फ्लोरीन परमाणु की संख्या 3, और फ्रियोन 1, 1, 3। अब देखिए बच्चों, X, Y और Z, ये X को बता रहा है, ये Y को बता रहा है, और ये Z को बता रहा है। नंबर 1, इनमें कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं आया, ये सूत्र ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन है, ये
कार्बन की संयोजकता 4 होती है, उसके साथ 4 बंध बने हुए होते हैं, 4 सहसंयोजक बंध बने हुए होते हैं। तो यहाँ हो गया F, यहाँ हो गया F। अब हम दूसरे सूत्र में जैसे एल्केन होती है, एल्कीन होती है, हम किससे बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन से। तो यहाँ हाइड्रोजन से बैलेंस करके न करके उसको किससे करते हैं? क्लोरीन से। ये हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको कोई भी ऐसा सूत्र देख कर उसका IUPAC नामकरण दे सकते हैं, करने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो इस सूत्र में x बराबर बताता है C-1। उस सूत्र में जितने कार्बन हैं उसमें से एक कार्बन को घटा दीजिए। एक कार्बन है तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। 2 कार्बन है 2 - 1, 3 कार्बन है तो 3 - 1 = 2। y बराबर H+1 हमने लिखे, उन सूत्र में कहीं हाइड्रोजन नहीं आया, तो y लगभग हमें 1 प्राप्त होगा। और Z बराबर फ्लोरीन परमाणु की संख्या F, तो F जो है उसके अनुसार फिर x y z है, तो ये x से संबंधित हो गया, ये y से संबंधित हो गया और ये z से संबंधित हो गया। तो इस प्रकार से फ्रियोन जो है उनका ये तो हुआ नामकरण। नामकरण के बाद में हमको दिया गया है कि नाम दिया गया है IUPAC और उससे सूत्र बनाना है। जैसे फ्रियोन 0, 1, 2 का सूत्र लिखो। ये दिया, देखिए फ्रियोन 0, 1, 2 ये तीनों चीजें हैं, उल्टा करना है। ये किसको बता रहा है? x को। ये किसको बता रहा है? y को। और ये किसको बता रहा है? z को। अब देखो, सबसे पहले 0 लिखा है तो x अपन जो ज्ञात करते हैं, x बराबर हम क्या लिखते थे? C-1। अब इसको सूत्र लिखना है तो हमें कार्बन कितने वो ज्ञात करने हैं सबसे पहले। तो C बराबर हो जाएगा x+1। जो भी x है उसमें एक जुड़ेंगे, क्योंकि सूत्र उसी से बनेगा। x बराबर क्या था? C-1, तो C = क्या होगा? x+1। तो C बराबर हमें मिलेगा 0 + 1 बराबर C हो गया 1। ये काम हो गया, कार्बन परमाणु की संख्या हो गया। अब y बराबर देखो, y बराबर था जितने भी हाइड्रोजन है वो +1 था। अब हाइड्रोजन बराबर अपन लिखेंगे तो y-1 होगा। ये y को बता रहा है तो h बराबर y ये है 1 - 1, तो h बराबर हो गया 0। x को यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कर ली, h की ज्ञात कर ली। अब z बराबर f था, प्लस माइनस करना ही नहीं क्योंकि इक्वल है। तो z बराबर 2 यानी कि 2 फ्लोरीन परमाणु की संख्या है, तो फ्लोरीन परमाणु की संख्या हमारे पास हो गई 2। अब लिखिए कार्बन कितने हैं? 1, तो यहां लिख दिया C। ठीक, एक ही कार्बन है, ये लिख दिया। फ्लोरीन कितने हैं? 2, ये हो गया। इसके बाद में हाइड्रोजन है ही नहीं,
तो यहाँ हाइड्रोजन हम लिख ही नहीं सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन है ही नहीं तो किससे बैलेंस करोगे फ्रीऑन को, कार्बन की जो संयोजकता है उसको क्लोरीन से। और इस प्रकार से सूत्र हो गया हमारा CF2Cl2। आसान है। पहले ऐसा सूत्र दिया था उससे हमने ये लिखा था, अब ये दिया हुआ है तो इससे हुआ। ध्यान रहे कि x बराबर था C-1 तो हमें C ज्ञात करना है तो C बराबर होगा x+1। y बराबर था H+1 तो H बराबर होगा y-1। और Z बराबर F, जो Z बता रहा है वो ही फ्लोरीन, यानी कि F बराबर 2। एक और मैं एग्जांपल बता देता हूं। फ्रीऑन 112 का सूत्र लिखो। देखिए फ्रीऑन 112 ऐसा लिख दिया। ये क्या है x, ये क्या बता रहा है y, और ये क्या बता रहा है z। अब x बराबर हम क्या लिखते हैं C-1, C-1। अब देखिए तो C बराबर होगा x+1, x+1। तो x कितना है हमारे पास, यहाँ x कितना है 1+1, तो कार्बन की संख्या यहाँ इस सूत्र में 2 है। y बराबर H+1, y बराबर H+1, तो H बराबर y-1। कितने y हैं उसमें से हमें घटा देंगे 1, तो हमें H परमाणु की संख्या प्राप्त होगी। ये इसी प्रकार Z फ्लोरीन, तो फ्लोरीन बराबर Z कितने हैं 2। लिखो C, ये कार्बन 2 हैं। तो एथेन की तरह उसकी स्ट्रक्चर होगा, कार्बन 2 लिख दिया। फ्लोरीन कितने हैं 2 लिख दिया, ये हो गया। अब हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, किससे बैलेंस करेंगे Cl से। ध्यान रखें यहाँ से फ्लोरीन 2 तो हमारे पास ये संख्या हमारे पास थी, ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी। क्लोरीन नहीं था, हाइड्रोजन 0 है, इसलिए हमें फ्रीऑन को, कार्बन की संयोजकता को क्लोरीन से संतुष्ट करना होगा। यही ध्यान रहे कि सूत्र ये निकालने के बाद में नीचे जब आप सूत्र लिखें तो ये सूत्र हो जाएगा C2F2Cl4। बस इस प्रकार से कैसे नाम लिखते हैं और कैसे उनका संरचना सूत्र हम ज्ञात करते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई। अब फ्रीऑन अक्रिय विलायक के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है, प्रशीतक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, ऐसी एयर कंडीशनर में इसका उपयोग किया जाता है। अक्रिय विलायक यूज क्या है फ्रीऑन का, अक्रिय विलायक के रूप में
प्रशीतक के रूप में ठंडक पैदा करता है। तो कोल्ड स्टोरेज जो शीत संग्रहागार है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। एसी एयर कंडीशनर में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है तो ये वातावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव डालते हैं, एक सरल भाषा में कि पृथ्वी का जो आवरण है, पृथ्वी है सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है और समताप मंडल जो होता है उसी में ओजोन लेयर है या ओजोन की एक परत भी मानी गई है। इस तरह से ओजोन परत O3 फॉर्मूले से बना हुआ है। O3 तो ये करता क्या है, ओजोन हमारे लिए पहले तो क्या है, ये पृथ्वी है। तो सूर्य से जो घातक पराबैंगनी किरणें आती है, यूवी रेज जो आती हैं, उनको रोककर पृथ्वी पर आने से रोकती है और पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, सजीव भाग है, उनको जो ये पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो है नुकसान पहुंचाती, उससे ये बचाती है। यानी कि ओजोन परत हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। अब पहली बात तो हुई, ओजोन हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। कैसे कि घातक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको ये अपनी सघनता के कारण ये रोक कर पृथ्वी तक आने से बचाती है। अब अगर हम ये सुनते आ रहे हैं कि ओजोन परत लगातार पतली होती जा रही है, छेद हो रहा है, ये सब ओजोन परत के विघटन से संबंधित है। ओजोन परत अपक्षय, ओजोन डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर से संबंधित है। अर्थात ओजोन की जो सघनता है वो धीरे धीरे विरलता हो रही है, या कहें ओजोन परत जो है वो पतली होती जा रही है। या दूसरे शब्दों में कहें कि O3 कन्वर्ट इनटू O2, ये प्रोसेस भी हो रहा होगा। अब ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले कौन हैं? तो यही क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, CFC जो उपयोग में लाए जा रहे हैं सबसे ज़्यादा, ये CFC ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रशीतक, ये एक क्लोरोफ्लोरो, एक अणु अगर वायुमंडल में प्रवेश कर जाए तो 1,00,000 O3 अणु को तोड़ सकता है। कितना? मात्र 1। और कौन सी क्रियाविधि होती है? तो प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा ये नुकसान पहुंचाती है। हम देखें CF3Cl या कोई भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर हम लें जो नुकसान पहुंचाते हैं, या CF2Cl2, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन 12 है। ये ओजोन के साथ में किस प्रकार से या क्या क्रिया करते हैं ये? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को लगातार तोड़कर
O3 को तोड़कर O2 में बदलते हैं, जिससे ओजोन परत की क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। अब ये क्रियाविधि आगे कैसे होती है, फ्रियोन कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। फ्रियोन CFCl3 पराबैंगनी किरणों जो सूर्य से आ रही है लाइट की प्रेजेंस में, ये मुक्त मूलक बनाते हैं CFCl2 प्लस Cl। अब ये मुक्त मूलक एक बार वायुमंडल में प्रवेश कर गए, जो ये लगातार श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ओजोन जो O3 है उसको तोड़कर लगातार तोड़ते हुए ऑक्सीजन में बदलते रहते, जिससे ओजोन परत की जो सघनता है वो धीरे धीरे विरलता होती जाती है, टूटती जाती है, पतली होती जाती है। ये Cl जो मुक्त मूलक है वो O3 से क्रिया करती है, ClO मुक्त मूलक प्लस ये हो गया O2। इस प्रकार से ओजोन को इसने तोड़ दिया। अब ये एक बार वायुमंडल में प्रवेश करता है, ये एक फ्रियोन का अणु, एकमात्र एक फ्रियोन का अणु 1,00,000 ओजोन अणु को तोड़ सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी होती है। ये तो मैंने मात्र एक ही तोड़ा है, ऐसी ऐसी ये लगातार अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा 1,00,000 ओजोन अणु को तोड़ती है। यानी कि कितना ये नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में सबसे ज्यादा फैक्टर जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये अब ये आगे रिएक्शन ऐसे फिर जारी रहेगी, ClO प्लस ये ओजोन है O3, और आगे उसने रिएक्शन की, ये वापस क्लोरीन मुक्त मूलक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन में बदल गई। ये मुक्त मूलक ऐसे न ऐसे ओजोन अणु को लगातार तोड़ती जाएगी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हम कहे जाए ओजोन परत का अपक्षय, डिप्लेशन ऑफ ओजोन परत क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, प्रशीतक पदार्थ के द्वारा ओजोन परत को, अणु को, ओजोन जो गैस है उसको मुक्त मूलक की क्रियाविधि के द्वारा ऑक्सीजन गैस में बदल दिया जाता है। यानी कि ओजोन का जो अस्तित्व था उसको ऑक्सीजन एक गैस में बदल दिया, तो धीरे धीरे ओजोन परत की जो सघनता थी वो विरलता होगी। हम कहते हैं कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, एक्चुअली छेद न होकर हमारे ऊपर ये जो सुरक्षात्मक आवरण है बड़ा मोटा इस प्रकार का, और ये पृथ्वी है, और ये सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम तभी कर रही है जब इसकी एक मोटी परत है। अब ये डिप्लेशन होने के कारण, ओजोन परत का अपक्षय होने के कारण ये परत छेद नहीं हो रहा है, एक्चुअली ऐसे पतली हो रही है, जिसके कारण ये पराबैंगनी किरणें जो हैं हमारे यहाँ तक आ रही है वो इस परत को पार करके पृथ्वी तक आ रही है। तो इससे क्या है, हमारा जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। स्किन कैंसर के रोगों में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा जीव जंतु जो हैं, पौधे हैं, उनकी भी जीवित मतलब जो जैव चक्र है, विभिन्न प्रकार के जनन तंत्र हैं, उन सभी पे प्रभाव पड़ रहा है, नुकसान। मानव प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो रही है, इम्यूनिटी में कमी आएगी क्योंकि ये काफ़ी गर्मी बढ़ाएगी। तो इस तरह से हम देखें कि ओजोन परत का अपक्षय जो हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ओजोन परत
जो उसको बचाने के लिए ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वास्तव में क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे लिए कितने घातक हैं, पर्यावरण को कितने नुकसान पहुंचाते हैं, ये हेलोजन व्युत्पन्न ही है। इसके बाद में ये तो हुआ एक मतलब, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओजोन परत से संबंधित मैंने आपको जो बताया उसका नामकरण हम फ्रियोन का कैसे करेंगे, ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद में हेलोजन व्युत्पन्न एक और है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है और जिसका उपयोग करते हैं डीडीटी, ये भी हेलोजन व्युत्पन्न है। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन डीडीटी सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस यौगिक है। इसका पहले मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए काफ़ी मात्रा में उपयोग में लाया जाता था इसका पाउडर, लेकिन वर्तमान में कई देशों ने इसके घातक प्रभाव को देखते हुए कई देशों ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीडीटी उसका निर्माण क्लोरोबेंजीन के 2 अणु प्लस क्लोरेल CCl3CHO क्लोरेल एल्डिहाइड व्युत्पन्न है। इनके मध्य अभिक्रिया के द्वारा डीडीटी का निर्माण किया जाता है। -H2O ये निकल जाएंगे पूरे, और एक कार्बन का बॉन्ड इसके साथ हो जाएगा और एक बॉन्ड इसके साथ बनेगा। तो Cl ये C के साथ सीधा बॉन्ड होगा, ये 2 अणु जुड़ गए। C के साथ में ये H जुड़ा हुआ है, Cl एंड ये Cl। ये जो कंपाउंड बन रहा है ये डीडीटी है, DDT। वैसे नॉर्मली बोलो डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, और 3 ये टी ट्राइक्लोरो हो गया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो मेथेन। 2 कार्बन है इसलिए इसको अपन कहेंगे मेथेन, DDT। और ये यहाँ से देखें तो इसके पैरा पोजीशन पर है इसलिए अपन P डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो मीथेन, इससे हो गया D, इससे हो गया D और इससे हो गया T, DDT। अब देखो ये भी नुकसान पहुंचाता है। नंबर 1 डीडीटी कीटनाशी के रूप में, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये उपयोग में लाने के बाद में जल के साथ में मृदा में प्रदूषण बढ़ाता है, मृदा में प्रवेश करता है, जल चक्र में प्रवेश करता है। और ये डीडीटी का सबसे बड़ा माइनस फैक्टर ये है कि ये वायुमंडल में या पृथ्वी में मृदा के अंदर लंबे समय तक बना रहता है, अर्थात इनका जीवाणु के द्वारा अपघटन नहीं होता है, ये जैव निम्नीकृत नहीं होता है, जीवाणु के द्वारा अपघटन नहीं होता है। इसलिए ये मृदा में से पौधों और पौधों से पहुंचता है जंतुओं में। अब मृदा से गया पौधों, पौधों से गया जंतुओं में, और जंतुओं में इनकी मात्रा लगातार स्टोरेज हो जाती है, इसकी मात्रा बढ़ती जाती है, और इस प्रकार से जैव अनअपघटे पदार्थ जीवाणु के द्वारा ये अपघटित नहीं होता है और
मृदा प्रदूषण तो बढ़ाते ही हैं, ये पौधों के द्वारा, अनाज के द्वारा जंतुओं में जाके स्टोरेज होता रहता है, संचित होता रहता है, और जंतुओं में, सजीवों में, यहाँ तक कि मानव में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है, यानी कि डीडीटी धीरे धीरे स्टोरेज होते जाता है, क्योंकि ये मृदा में प्रवेश किया, मृदा से सब्जियों, अनाज इनके द्वारा पौधों तक पहुँचा, क्योंकि इनकी जड़ों ने इस मृदा में से ही पोषक तत्व का खींचा। अब इन सब्जियों, अनाज का उपयोग मानव ने किया, घास के रूप में जंतुओं ने किया, गाय भैंस बकरी जो हैं, तो धीरे धीरे क्या अपघटित तो होता नहीं है ये, तो हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो लगातार डीडीटी की मात्रा हमारे शरीर में इस प्रकार से संचित होती रहती है। क्यों? क्योंकि अपघटित होता नहीं है। तो इसकी लगातार मात्रा, सबसे ज़्यादा मात्रा जो स्टोरेज रहेगी वो जंतुओं में रहेगी, मानव में रहेगी। तो यहाँ तक इस श्रृंखला में आते हैं तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम कहेंगे जैव आवर्धन। तो इस प्रकार से डीडीटी भी हमारे लिए नुकसानदायक है। ये हैलोजन व्युत्पन्न है। ये निर्माण का जो समीकरण है वो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में एक लास्ट कंपाउंड है जिसके बारे में मैंने जिक्र पहले कर दिया था, बना के भी आपको बता दिया था, BHC। नाम आप सभी जानते हैं क्योंकि 11th में भी था। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन का हैलोजनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के आधिक्य में कराने पर इसका निर्माण होता है। प्रकाश, इस प्रकार से जितने भी द्विबंध हैं हाइड्रोजन बेंजीन पर है ही, छुपे हुए थे, H और यहाँ पर आ गया ये Cl, 6Cl है, HCl, 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 H और Cl एंड H और ये Cl। अब देखिए कोने जितने भी वो कार्बन, कार्बन हो गए 6, हाइड्रोजन भी 6 और Cl भी 6। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड एक तो नाम हो गया BHC, 666 भी उसको कहते हैं। गैमेक्सिन, गैमेक्सिन उसका व्यापारिक नाम है। लिंडेन भी उसको कहा जाता है। ये उसके कई सारे नाम हैं। ये भी कीटनाशी के रूप में उसका उपयोग किया जाता है और ये भी मृदा प्रदूषण को बढ़ाता है और ये अपघटित नहीं होता है। इस प्रकार से ये तीन जो हमने देखे, फ्रियोन, डीडीटी और बीएचसी, तीनों कंपाउंड हैलोजन के व्युत्पन्न हैं और तीनों के तीनों वातावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो बच्चों ये कंपाउंड जो छोटे छोटे हैं लेकिन एक एक नंबर के, दो दो नंबर के प्रश्नों में ये पूछा जाता है। इस प्रकार से हम देखें कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन व्युत्पन्न एक सिंपल रूप से आप देखें तो हमने एल्किल हैलाइड, उनकी अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी थी? SN1 और SN2। दोनों की मैकेनिज्म भी देखी, दोनों में डिफरेंट क्या है वो भी हमने देखा। इसके बाद में हमने ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, क्लोरोफॉर जो इम्पोर्टेंट है उससे एक विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएँ कौन सी वो भी पढ़ा और एरिल हैलाइड को पढ़ा। और इसे एरिल हैलाइड के पढ़ने के बाद में हम देख रहे हैं कि हैलोजन व्युत्पन्न जो है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तीन कंपाउंड हमने पढ़े, डीडीटी, फ्रियोन एंड बीएचसी।